मेरी जर्नी से हमेशा सोचता था कि जब मैं उस पढ़ाई को करता था एमबीबीएस के टाइम पे, तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये पूरी मेडिकल जर्नी का एक हार्ट है। जैसा कि मुझे याद है सर कि सबसे पहले राजस्थान में क्या एफएमजी फ्रेटर्निटी में कोचिंग सर्किल है, उसमें जो इंग्लिश बैच की जो शुरुआत की थी वो सर आपने ही की थी। 80% वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर वो फर्स्ट डॉक्टर होंगे। क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से जो बच्चे थे, यहाँ से जो विदेश के अंदर पढ़ाई करने जाते थे, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बेसिकली रूरल से थे। और अगर आप देखेंगे भी तो एफएमजी सेक्टर के अंदर पे 80% जो बच्चा है वो बेसिकली बिलोंग करता है रूरल से और 20% बच्चा बिलोंग करता है अर्बन से। जब बच्चे को ये चीज ही नहीं पता होती है तो बच्चा उस चीज के अंदर अपने आप को एक बैकवर्ड पोजीशन पे फील करना महसूस करता है। एफएमजी वाले दौर से लेके और एफएमजी बच्चों को पढ़ाने तक का, एफएमजी फैकल्टी बनने तक का जो सफ़र आपका रहा वो कैसा रहा, किन चुनौतियों का सामना आपने किया? मैंने भी ये जो पढ़ाई है एमबीबीएस की, ये बाहर ही करी थी क्योंकि बचपन में मैं बहुत स्टूडियस बच्चा नहीं था। मेरे दिल में कभी भी पढ़ाई के लिए कभी कोई ख्याल नहीं आता था। मैं हमेशा स्कूल टाइम से लेके अपने आप में एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मेरा बचपन से मोटो कभी डॉक्टर बनने का था ही नहीं। मेरा मोटो था हमेशा क्रिकेटर बनने का। नमस्कार साथियों, हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नया पॉडकास्ट लेकर। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम सुनते ही हज़ारों एफएमजी स्टूडेंट्स की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो इंसान एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ साथ उन तमाम एफएमजी स्टूडेंट्स के मार्गदर्शक, सहारा और परिवार जैसे हैं, जिन्होंने विदेश से पढ़ाई कर लौटने के बाद यहाँ सपनों की लड़ाई लड़ी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी कभी इसी भीड़ का हिस्सा देखा था जहाँ हर स्टूडेंट अपने संघर्ष की कहानी से जूझ रहा है। इनके हिस्से में भी कठिनाइयाँ आई। शायद वही दर्द, वही ठोकरें इन्हें हर एफएमजी स्टूडेंट का दर्द समझने की ताकत देते हैं। लेकिन फ़र्क, इन्होंने अपनी ठोकरों को, अपनी कठिनाइयों को दीवार नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लिया। आज वही अनुभव, उसी दर्द वो हर क्लास और गाइडेंस सेशन में स्टूडेंट्स के साथ साझा करते हैं और उनकी ज़िंदगी बदलते हैं। ये वो मेंटर हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं लेकिन बच्चे के अंदर उम्मीद का दीपक जलाते हैं। वो मेंटोर जो स्टूडेंट्स से कहते हैं, गम मत करो, हार मत मानो, मैंने भी यह रास्ता तय किया था, अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, एफएमजी फ्रेटर्निटी में ये सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। इनके होने का मतलब है हार मानते हुए स्टूडेंट को हौसला देना। इनके होने का मतलब है डरते हुए दिल को हिम्मत देना। इनका होने का मतलब है एफएमजी की जंग सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि ये जंग है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जीतने की। तो दोस्तों, तालियों और सम्मान के साथ हम स्वागत करेंगे आज के हमारे नए गेस्ट डॉक्टर अरुण स्वामी जी का, जो एक फिजियोलॉजी की फैकल्टी, फिजियोलॉजी गुरु और एक शानदार ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अरुण सर आपका, जो आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत आभार आपका भी। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे मेरा पहला सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे व्यूवर्स के लिए, एफएमजी फ्रेटर्निटी के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक जानी मानी एफएमजी फैकल्टी हैं। आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही यूनिक औरों से अलग है। ऐसे तो आपके सब्जेक्ट के बहुत से टीचर्स पहले आए, लेकिन स्टूडेंट्स ने आपको ही पसंद किया क्योंकि आपका तरीका जो है वो बहुत ही यूनिक है। आप अपने तरीके की वजह से ही उन स्टूडेंट्स में जाने जाते हैं। एमबीबीएस की क्लास में पढ़े जाने वाले उस सब्जेक्ट को बच्चे जब एफएमजी के तैयारी के दौरान उसको स्किप कर देते हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट को आपने अपने यूनिक तरीके से, अपनी ट्रिक्स से बच्चों का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया। सर, आपने ये कैसे किया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित, इस पॉडकास्ट पे मेरे को इनवाइट करने के लिए। और जो आपने सवाल पूछा कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट किस तरीके से, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका ईजाद करवाया, कैसे इस सब्जेक्ट को बच्चों को दिमाग में पहुंचाया, तो मेरी जर्नी से हमेशा सोचता था कि जब मैं उस पढ़ाई को करता था एमबीबीएस के टाइम पे, तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये पूरी मेडिकल जर्नी का एक हार्ट है, एक बेस है। ये वैसा ही बेस है जैसे कि किसी अपने को एक 10 माले की बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन के अंदर एक नींव डालनी पड़ती है और उसके ऊपर जब 5 मंजिल आप खड़ा करते हो तो उस नींव की ही सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है
कि वो जो नींव है वो जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उसके ऊपर जितने भी फ्लोर आप चढ़ा देंगे वो सारी बिल्डिंग हमेशा मजबूत रहेगी और वो बिल्डिंग को कभी भी कोई नहीं गिरा सकता। उसी तरीके से ये जो बेसिक सब्जेक्ट थे एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, ये एक बेसिक सब्जेक्ट है पूरी मेडिकल जर्नी का। अगर ये सब्जेक्ट किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी बच्चे ने इन सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ा तो वो आगे जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे वो लैक होता रहता है, क्योंकि उसको वो इंटीग्रेशन कभी भी समझ में नहीं आता था। चूँकि ये एक वो सब्जेक्ट था जो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एनाटॉमी की अगर अपन बात करें तो एनाटॉमी के अंदर जो भी चीज़ होती है वो है, आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री दैट इज़ केमिकल रिलेटेड, और जो फिजियोलॉजी है बेसिकली दिस इज़ द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट था ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था। और सबसे पहले मैं हमेशा हर बच्चे को क्लास में भी ये कहता था कि आपको ये जो मशीन है, ये जो लाइव मशीन है, इस लाइव मशीन को अगर सीखना है तो सबसे पहले इसका नॉर्मल जानना पड़ेगा, और वो था फिजियोलॉजी। और मैंने वही चीज़ हमेशा सोची कि मैं किस तरीके से ये लाइव मशीन की कहानी बच्चे तक पहुंचा दूं और बच्चा इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ ले ताकि उस बच्चे को आगे जब वो क्लिनिकल पार्ट में पहुंचे तो उसको कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी इंटीग्रेशन के अंदर ना आए। सर जैसा कि आपने बताया, मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ सर एज ए एफएमजी, और राजस्थान से, और उसमें भी हिंदी मीडियम होने की वजह से 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से जब हम एफएमजी की तैयारी में मैंने एंट्री की डिग्री होने के बाद में, तो वो एक चैलेंजिंग सा समय था मेरे लिए कि सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने के लिए हैं और उनको याद करना, समझना, तो वो एक चैलेंजिंग फेज़ मेरे लिए रहा। जैसा कि मुझे याद है सर कि सबसे पहले राजस्थान में क्या एफएमजी फैटर्निटी में कोचिंग, एफएमजी का जो कोचिंग सर्किल है उसमें जो इंग्लिश बैच की जो शुरुआत की थी वो सर आपने ही की थी। और वो इंग्लिश बैच मुझ जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और एफएमजी की उस समझ को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए एक बहुत अच्छी पहल थी वो। तो उसके बारे में सर वो विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? मेरे जैसे काफ़ी मेरे एफएमजी दोस्तों का आपने वो दर्द समझा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो इंग्लिश वाली बात है, जो इंग्लिश बैच था, मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि किसी भी चीज़ को जब कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स किसी भी चीज़ को लर्न करता है तो वो उस चीज़ को लर्न करके स्टोर कहाँ कर रहा है? अपने ब्रेन के अंदर। जब भी वो चीज़ को स्टोर कर रहा है तो आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन एक चाइल्डहुड से, एक बचपन से बेसिकली एक लैंग्वेज के लिए ट्रेन करा हुआ है। वो लैंग्वेज जो आपका ब्रेन हमेशा बचपन से सुनता आया हुआ है, उस लैंग्वेज को आपका ब्रेन बेसिकली आपकी बेस लैंग्वेज मानता है, और आपका ब्रेन हमेशा उस लैंग्वेज को, उस भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और किसी भी चीज़ को समझ के उसको अच्छे से स्टोर करके रखता है। चूँकि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से जो बच्चे थे, यहाँ से जो विदेश के अंदर पढ़ाई करने जाते थे, और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बेसिकली रूरल से थे, और अगर आप देखेंगे भी तो एफएमजी सेक्टर के अंदर पे 80% जो बच्चा है वो बेसिकली बिलोंग करता है रूरल से, और 20% बच्चा बिलोंग करता है अर्बन से। और उसमें भी एफएमजी के अंदर पे 80% वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर वो फर्स्ट डॉक्टर होंगे। उनके आगे और पीछे कोई भी, उनके घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कोई डॉक्टर हो, और उसके अंदर वो जो बच्चा जब पढ़ के आता है वहाँ पे और वो अपने घर का जब पहला डॉक्टर होता है तो बेसिकली उस बच्चे को बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं होता है कि आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, आपको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे नहीं करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। जब बच्चे को ये चीज़ ही नहीं पता होती है तो बच्चा उस चीज़ के अंदर अपने आप को एक बैकवर्ड पोजीशन पे फील करना महसूस करता है। जब वो बच्चा बाहर से पढ़ के हिंदुस्तान में आया तो चूँकि बाहर भी मैं क्लासेस देने जाता हूँ और वहाँ पे देखा कि वहाँ की जो लैंग्वेज है, वो जो लैंग्वेज है वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। उस लैंग्वेज के अंदर बच्चा कई बार लैक करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बेसिकली हाफ आपको लोकल लैंग्वेज, हाफ आपको इंग्लिश में समझाते हैं, तो बच्चा कभी भी उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिल्डअप नहीं करवा पाता। गांव से होने के कारण, रूरल से होने के कारण इंग्लिश में उसकी इतनी अच्छी कमांड होती नहीं है, और जब वो कोई भी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश के अंदर सुनता है या उसको जानने की कोशिश करता है तो मोस्ट ऑफ द एफएमजी स्टूडेंट्स दे बेसिकली गेट्स डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और वही एक रीजन था
जब मैंने ये देखा कि यार बहुत सारा बच्चा वो संघर्ष कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है, वो कर सकता है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर के कारण वो अपने आप को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहा। क्योंकि जब वो मॉर्निंग से इवनिंग क्लास लेता है और इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास चलती है, तो शुरुआती 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक तो वो उस क्लास में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन दोपहर बाद के बाद जब क्लास कंटिन्यू होती है तो कुछ बच्चे उस इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर खो जाते हैं। ये वही कहानी है कि अगर मैं आपको एक अंग्रेजी चुटकुले के ऊपर हंसने के लिए बोलूं और या फिर एक हिंदी चुटकुले पे हंसने के लिए बोलूं, तो डेफिनेटली आपको किस में ज़्यादा हंसी आएगी? आपको हिंदी वाले में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो लैंग्वेज समझना बड़ा ईजी है और आपके ब्रेन को भी उस लैंग्वेज की पुरानी आदत है। तो वही चीज़ जब मैंने सोची कि ये जो एक सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी है, ये किसी ने भी इसको बनाया होगा, किसी ने भी इसको लिखा होगा, उसने लिखा होगा जिसने सबसे पहले इस बॉडी के ऊपर रिसर्च करा होगा, और उसके लिए शायद इंग्लिश या लैटिन लैंग्वेज उसके लिए एक मदर लैंग्वेज हुई होगी। तो उसके लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना लैटिन में या इंग्लिश में बड़ा इजी होगा। लेकिन आज जब हम ये पढ़ रहे हैं तो अपन सब लोग हिंदी भाषी हैं, अपने लिए वो लैटिन और वो इंग्लिश एक मदर लैंग्वेज नहीं है, और अपने लिए जब वो मदर लैंग्वेज नहीं है तो अपने लिए उन टेक्स्ट बुक से पढ़ना बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं खुद भी जब इन चीज़ों को पढ़ता था तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ब्रेन के अंदर लेके अपना ब्रेन से और अपने ब्रेन से बेसिकली उन चीज़ों को पहले मैं ट्रांसलेट करता था और फिर ब्रेन के अंदर कहानी समझ के मैं उन चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश करता था। जब मैंने ये चीज़ बच्चों के अंदर देखी कि यार एफएमजी बच्चा सिर्फ इस एक छोटे से बैरियर के कारण उसके रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी समझ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट करी जाए, जितनी भी फैकल्टी हैं उनसे भी ये पूछा जाए, और मैं भी खुद इस तरीके से इस चीज़ के अंदर पे बच्चों को कुछ ऐसा समझाऊं ताकि उनको ये जो पहला बैरियर है समझ के अंदर पे, वो बैरियर ख़त्म हो जाए। और जब ये बैरियर उसके दिमाग में ख़त्म हो गया, जब वो हिंदी में चीज़ों को सुनना और हिंदी में उन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, तो उसके लिए पहला बैरियर ख़त्म हो चुका था। अब तो सिर्फ उन चीज़ों को अच्छे से समझने की उस शख्स को या उस एफएमजी स्टूडेंट को ज़रूरत थी। तो वहीं पे इन्हीं चीज़ों को सोच के मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि जिन बच्चों के सामने ये जो लैंग्वेज का बैरियर है इसको ख़त्म करके, और क्यों ना इंग्लिश बैच को अपन इंट्रोड्यूस करें। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी पहल रही सर ये आपकी। मुझ जैसे मेरे साथियों के लिए ये आपकी बहुत अच्छी पहल रही। अगला सवाल सर, जैसा कि आपके बारे में मुझे पता चला है कि आप भी एक एफएमजी रहे हुए हैं, तो उस एफएमजी वाले दौर से लेके और एफएमजी बच्चों को पढ़ाने तक का, एफएमजी फैकल्टी बनने तक का जो सफ़र आपका रहा, वो कैसा रहा? किन चुनौतियों का सामना आपने किया? कैसे आपने उस चीज़ को देखा? सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा कि शायद मैं एफएमजी हूँ, लेकिन आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से शायद उनको ये पता चल गया होगा कि आज फिजियोलॉजी सर अरुण सर भी एफएमजी हैं। तो बेसिकली हाँ, यस, आई एम ऑल्सो एफएमजी। और मैंने भी बहुत सारे जो तमाम एफएमजी एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के जैसे मैंने भी ये जो पढ़ाई है एमबीबीएस की, ये बाहर ही करी थी। क्योंकि बचपन में मैं बहुत स्टूडियस बच्चा नहीं था, मेरे दिल में कभी भी पढ़ाई के लिए कभी कोई ख्याल नहीं आता था। मैं हमेशा स्कूल टाइम से लेके अपने आप में एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मेरा बचपन से मोटो कभी डॉक्टर बनने का था ही नहीं, मेरा मोटो था हमेशा क्रिकेटर बनने का, क्योंकि क्रिकेट मेरा पैशन था और आज भी मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ वैसे। और काफ़ी एरियाज़ के अंदर मैंने इस स्किल के अंदर अपने आप को डेवलप करा है। तो जब एफएमजी की पढ़ाई करने मैं जब बाहर गया था और वहाँ उस ज़माने के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ आती थी, उन डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, उन चैलेंजेस को देखते हुए, जब वापस यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने भी इसी जर्नी को देखा, हमने भी इसी जर्नी को करा, तो काफ़ी कुछ उस अनुभव को अपने अंदर समेटते हुए और उस अनुभव के कारण आज बहुत सारे बच्चों को कई बारी जब मैं पढ़ाता हूँ और मैं जब कोई चीज़ समझाता हूँ, तो मेरे को बेसिकली उनमें वही कठिनाइयाँ, वही सफ़र और वही मुश्किलें दिखती है जो कभी मैं भी उन चीज़ों के अंदर समझा करता था या उन चीज़ों से जूझा करता था। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, सर हमारा 2 अटैम्प्ट हो गए हैं, सर 3 अटैम्प्ट हो गए हैं, 7 अटैम्प्ट हो गए हैं, इवन समटाइम्स मोर देन 10 अटैम्प्ट स्टूडेंट कैन कम। उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि सर हमको पास होना है। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ
बड़े सिंपल शब्दों के अंदर, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज भी यही है कि कठिन से कठिन चीज़ को सिंपल शब्दों के अंदर बयां कर देना और वो चीज़ बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, बस अपना काम ही वही है। जो भी बच्चा है, बेसिकली आज वो बच्चा 50% मार्क की लड़ाई लड़ रहा है। उसको दिमाग के अंदर ये है कि मेरे को 300 में से 150 नंबर अचीव करने हैं। वो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को 50% मार्क्स एग्जाम के अंदर लेके आना है। लेकिन उसके उलट ये सोच है बच्चे की, ये सोच है स्टूडेंट्स की, लेकिन उसके उलट जो एनबी है, जो नेशनल बोर्ड है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनकी सोच है कि जो ये बंदा है, जो ये शख्स है, जो ये डॉक्टर है, जो बाहर से पढ़ के आया है, वो जब हिंदुस्तान के अंदर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस इस बॉडी के ऊपर वर्क करे, तो बेसिकली इस बॉडी के हाथ लगाने से पहले क्या उस डॉक्टर को 50% इस बॉडी की नॉलेज है या नहीं, वो ये जानना चाहते हैं। तो नेशनल बोर्ड चाहता है आपको 50% बॉडी की नॉलेज और स्टूडेंट चाहता है 50% मार्क्स। ये दोनों चीजें अलग डायरेक्शन की हैं। जब आप 50% नॉलेज के पीछे भागेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप 50% मार्क्स के पीछे भागेंगे तो कभी भी आप 50% नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे, और अगर वो गेन नहीं होगी तो आपकी 50% मार्क्स आना भी बड़ी मुश्किल बात है। तो आपको हमेशा ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी कि बेसिकली एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हमसे क्या चाहती है और हमको किस दिशा में और किस तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ, चूँकि ये एग्ज़ाम पहले से बहुत बदल गया है, सिंगल लाइनर से आज इंटीग्रेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर आज वो बात नहीं है जो कि आप एक रट के चले जाओ, एक बुक से आप चीज़ों को बस आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करके चले जाओ, आप एग्ज़ाम को दे दोगे, आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। वो नहीं हो सकता। कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ एफएमजी जब भी एग्ज़ाम देते हैं शायद बाई किस्मत, बाई लक, वो इस एग्ज़ाम को इसी वे से निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप उसका पासिंग परसेंटेज देखेंगे या उनका रेशो देखेंगे तो बहुत कम है। वो स्टूडेंट्स जो अटक गया, जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया, वो 100 में से 2 ऐसे थे जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बाई चांस, बाई लक उस एग्ज़ाम को पास कर गए और 98 उसको फेल कर गए। जो 98 थे उनमें से उन्होंने क्या सोचा कि अब हमारे को कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन 2 स्टूडेंट के जैसे तैयारी करनी चाहिए, वैसे ही रटके और उन चीज़ों को बिना समझे। लेकिन वो अप्रोच हमेशा गलत है। आपको जीवन के अंदर पे ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन का ये पहला एग्ज़ाम नहीं है, आपके जीवन का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। आपने दुनिया के अंदर और आपने अपने जीवन के अंदर इससे पहले भी बहुत एग्ज़ाम दिए थे और आगे आने वाले जीवन के अंदर भी आपको बहुत एग्ज़ाम देने हैं। मैं एक चीज़ हमेशा बच्चों को अपने क्लास के टाइम पे भी कहता हूँ कि बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अगर देखा जाए, सोचा जाए, क्योंकि हर चीज़ सोच है, हर चीज़ आपका मानना है कि जिस तरीके से आपका ब्रेन सोचेगा आप उस चीज़ को इंटरप्रेट वैसे ही करेंगे। आज इस एग्ज़ाम को अगर अपन देखा जाए एक अलग नज़रिए से, तो मैं इस एग्ज़ाम को 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के एग्ज़ाम से भी ईजी समझता हूँ। क्यों ईजी समझता हूँ? बिकॉज आप जब 10th या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते थे तो आपकी आंखों के सामने सिर्फ क्या होता था? क्वेश्चन। वहाँ पे कोई आंसर नहीं लिखा रहता था। आप उस आंसर का हिंट लेने के लिए आप कई बारी, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, आप टॉयलेट का बहाना लगा के और आप टॉयलेट के अंदर जाते थे और वहाँ आप एक्चुअली टॉयलेट करने नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर आप किस लिए जा रहे हैं? वहाँ पर आप उस हिंट को लेने जा रहे हैं कि कुछ 2 लाइन दिख जाए ताकि जिससे मैं मेरी पूरे आंसर की कॉपी भर सकूँ। आप उस एक हिंट को लेने के लिए वॉशरूम जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं और फिर आप पूरे पेज को पूरा लिख दे रहे हैं। आपको अगर एफएमजी का एग्ज़ाम देखा जाए तो आज ये एग्ज़ाम आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन भी है और आपकी आंखों के सामने स्क्रीन के ऊपर आंसर भी है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको मैचिंग करनी है। ये सिर्फ सोच का खेल है। आप उस एग्ज़ाम को कितना टफ मानते हैं, आपकी सोच है। आप उस एग्ज़ाम को कितना इजी मानते हैं, आपकी सोच है। क्योंकि ये वही कहानी है कि अगर किसी ने कहा कि इस रास्ते से रात को जब जाते हैं तो कई बारी कई सांप निकलते हैं, आप भी उसी रास्ते के ऊपर जब निकले और आपको ये कहानी पहले से किसी ने बताई थी कि उस रास्ते पे काफ़ी सांप हैं और अचानक से उस एरिया के अंदर रात हो गई और अंधेरा हो गया और सारी लाइटें चले गई और आपका पाँव किसी एक गीली चीज़ के ऊपर कुछ पड़ा और आपने तुरंत क्या सोचा कि ये क्या हो सकता है? सांप।
और आप क्या हुए, आपकी पूरी बॉडी के अंदर पसीना पसीना आ गया, आप पूरे भीग गए। जब आपने मोबाइल निकाला, उसकी टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी देखी और आपने नीचे देखा तो देखा वो तो एक गीली लकड़ी थी और एक बिल्कुल पतली सी एक छोटी सी लकड़ी थी जिसके ऊपर आपका पाँव पड़ा था। आपने जैसे ही उस लकड़ी को देखा, आप वापस नॉर्मल हो गए। ये सारा इवेंट क्यों हुआ? बिकॉज आपकी सोच। आपने अपने दिमाग के अंदर क्या बना रखा है, ये आपकी सोच है। आप अपनी सोच को जितना इजी बना के रखेंगे, दुनिया के अंदर जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो आपको इजी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप इस सोच को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखेंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत कठिन और बहुत बड़ी लगने लगेगी। तो मेरा हमेशा एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए एक यही मानना है कि इस एग्ज़ाम से डरे नहीं, इस एग्ज़ाम से घबराएं नहीं। आप अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने नर्व्स को जितना कंट्रोल रखेंगे, आप उस एग्ज़ाम को और इस एग्ज़ाम को आप उतने ही बेहतर तरीके से आप पास कर सकेंगे और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उतने ही बेहतर तरीके से हो सकेगी। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उन एफएमजी स्टूडेंट्स के सामने आप जाते हैं, तो क्या आपको भी अपना जो अतीत है वो याद आता है उन स्टूडेंट्स को देख के? तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, उसको एक बार बताइए ज़रा। मैं आज भी जब क्लास लेने जाता हूँ तो मेरे को मेरा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस याद आता है। और उस टाइम के अंदर पे हमारी जब पढ़ाई होती थी तो हम लोग पूरी 6 साल की जर्नी के अंदर पे अपने आप को बिल्कुल मस्ती के अंदर रखा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो बहुत सारी सुंदर चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। और आपके दिमाग के अंदर उस समय ये चीज़ नहीं होती है कि बेसिकली आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, और आपका दिमाग बस यही होता है कि एक पिक्चरों को देख के एक ख्वाबी दुनिया के अंदर आप आते हैं कि भाई विदेश के अंदर जब पहुँचते हैं तो उस पिक्चर के अंदर देखा था कि कैसे एक हीरो हीरोइन बाहर जब विदेश में जाते हैं तो कैसी लाइफ जीते हैं। तो आपका भी दिमाग कुछ वैसा ही करने लगता है कि यार मैं भी आज विदेश में हूँ, मेरे को भी वैसी लाइफ कुछ जीनी है। तो उस पूरे 6 साल के सफ़र के अंदर पे हमने जब देखा तो आज भी उस टाइम के अंदर हम इतने परिपक्व नहीं थे, हम इतने मैच्योर नहीं थे कि उन चीज़ों को हम समझ सकें। एफएमजी प्रिपरेशन की उस समय कुछ ऐसे ऑनलाइन चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन में इतनी कोचिंगें नहीं हुआ करती थी, आपको पहले से कुछ कंटेंट नहीं मिला करता था, इतनी किताबें नहीं थी, इतना क्वेश्चन बैंक नहीं था। तो जब वहाँ से हम लोग करके आए और आने के बाद में हमने जब प्रिपरेशन करी तो उस समय जो एग्ज़ाम होता था वो सितंबर और मार्च के महीने के अंदर हुआ करता था, जैसा कि आज ये एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होता है और अभी कुछ टाइम से ये जुलाई और जनवरी के अंदर होना स्टार्ट हुआ है। तो हमारे टाइम पे सितंबर और मार्च के अंदर एग्ज़ाम हुआ करता था। हमारे एग्ज़ाम से कुछ एग्ज़ाम पहले तक इस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट होता था वो सेम डे आ जाया करता था कि आज शाम को जब 4:30 बजे पेपर ख़त्म हुआ है तो पूरी रात आपको सोना नहीं है, आपका रिज़ल्ट कभी भी रात को कभी भी डिस्प्ले हो सकता है। तो पूरी रात बच्चे सोते नहीं थे और सुबह 5 बजे तक रिज़ल्ट का वेट होता था, क्योंकि उस टाइम पे इस एग्ज़ाम के अंदर मुश्किल से शायद 5 या 6 हज़ार एफएमजी स्टूडेंट अपीयर हुआ करते थे। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ तो सितंबर के महीने के अंदर, जुलाई के अंदर डिग्री मिला करती थी, अगस्त तक बच्चा इंडिया पहुंचता है और सितंबर के अंदर वो पहला पेपर देता है। तो पहला पेपर बेसिकली बिल्कुल एक वो ट्राई के बेस पे देता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर बच्चा कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि बेसिकली करना कैसे, खेलना कैसे। तो सितंबर के महीने के अंदर ये पेपर होता था और सितंबर के महीने में ये पेपर होने के बाद में बच्चा जब पास नहीं करता था तो दोबारा से अक्टूबर से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता था और मार्च के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता था। मैंने भी इस एग्ज़ाम को जब दिया तो मार्च के अंदर मैंने इसको पास करा और उस समय जो रिज़ल्ट होता था उस रिज़ल्ट के अंदर पे सिर्फ आपको अपना नाम और आपको अपना फादर नेम और आपको अपनी डीओबी डाल के और आपको रिज़ल्ट शो हो जाया करता था, उसमें कोई रोल नंबर वगैरह नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से कोई भी बंदा किसी भी नाम, फादर नेम और डीओबी के बेस से किसी का भी रिज़ल्ट देख सकता था। पीडीएफ नहीं आया करती थी। इस तरीके से पर्टिकुलर हर बंदे का रिज़ल्ट आपको लॉगिन आईडी के ऊपर जाके आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना होता था। जब मैं पास हुआ था तो उस समय का रिज़ल्ट था कि लगभग शायद 6,500 या 7,000 स्टूडेंट्स उस समय बैठे थे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ करीब 620 बच्चा पास हुआ था और उसके अंदर से ही मैं भी एक था जो कि अपने आप को बहुत लकी समझ रहा था कि यस, हमने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है। ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ाम होता था ये। उसके बाद में जब एग्ज़ाम पास हुआ तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली।
इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप के बाद मैं रेजिडेंसी करी और एक चीज़ों को जानना शुरू करा। चूँकि मेरे घर का मैं पहला डॉक्टर था, तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि मेरे को रेजिडेंसी कहाँ करनी है, मेरे को चीज़ें कैसे करनी है, मेरे को कहाँ पे जाना है, कौन से हॉस्पिटल में अप्लाई करना है। तो सारी फाइटिंग मैंने खुद ने अपने आप से लड़ी और चीज़ों को मैं आगे बढ़ता गया, एक अनुभव के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को समझता गया और कई चीज़ों को जाना, बहुत चीज़ों को पहचाना। और इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने मेरी पीजी करी। पीजी के अंदर पे मेरा एक शुरू से पैशन था कि मैं हड्डी का डॉक्टर बनूं, ऑर्थोपेडिक, क्योंकि जैसी मेरी कदकाठी है वो मेरे को वही पसंद आता है। तो एक समझ में आया कि नहीं यार, अपने को एक बनना है तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। चूँकि वो सफ़र थोड़ा लेट था, मेरा इतना जल्दी पीजी के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर कुछ मेहनत, कुछ प्रयास के बाद सिलेक्शन हुआ, सारा काम हुआ और उसके बाद फिर रेजिडेंसी हुई मेरी, ऑर्थोपेडिक की सारी चीज़ हुई। इसी बीच कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जब मैं चीज़ों को पढ़ता था तो बड़े अपने दिमाग से, अपने स्टाइल से उन चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर दिया करता था। तो कुछ बच्चे मेरे से टकराए, जैसे कि मैं कैसे फैकल्टी बना उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरे से टकराए और उन बच्चों ने मेरे से कहा कि सर हमारे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो मैं उनको वैसे ही ओपनली वैसे ही चीज़ों को समझा दिया करता था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई फैकल्टी बनूंगा, मैं कभी शिक्षक के रूप में किसी को अपनी सेवाएं भी दूंगा क्या, क्योंकि मेरा पढ़ाई का और मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अगर पढ़ाई नॉर्थ है तो डॉक्टर अरुण साउथ हैं, अगर पढ़ाई ईस्ट है तो मैं वेस्ट हूँ। तो लाइक इन दैट वे मेरा कभी इन चीज़ों से वास्ता नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बारी कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर खुद से नहीं दिखती, लेकिन सामने वाले को नज़र आ जाती हैं। तो इसी कारण से मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले, उनको कुछ चीज़ें मैंने जब समझाई तो उन्होंने कहा कि अरे सर, ये चीज़ें तो हमको आज तक नहीं समझ आई थी और आपने बड़े सिंपल वे से समझा दी सर, आप पढ़ाना क्यों नहीं शुरू करते हैं। ये सिर्फ उनके एनकरेज के कारण, उनकी चीज़ों के कारण मैंने सोचा कि हाँ यार, अगर बच्चे को ऐसा ही है कि अगर सिर्फ यही चीज़ बच्चे को ईजी वे के अंदर समझनी है तो डेफिनेटली आई एम रेडी फॉर दैट, आई कैन टीच दैम। मैं उनको ये चीज़ें बहुत ईजी वे में डिलीवर कर सकता हूँ। आई डोंट से कि आई एम द परफेक्ट वन हु कैन डिलीवर इन द ईजीएस्ट वे, बट आई वुड से कि आई कैन डिलीवर विद माई स्टाइल। अगर मेरे को ये चीज़ समझ आ सकती है एक एवरेज स्टूडेंट्स को, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे लेवल से हैं या मेरे से ऊपर के लेवल या नीचे के लेवल के हैं, उनको भी चीज़ें ईजीली समझ आ जाएगी। और उन्हीं के कारण, उनके एनकरेजमेंट के कारण मैंने धीरे धीरे फिर फिजियोलॉजी के नोट्स तैयार करे, एक वर्कबुक क्रिएट करी और उसके बाद में इन चीज़ों को एक अपने स्टाइल से समझाना, अपनी कहानियों से समझाना स्टार्ट करा। और जो फिजियोलॉजी है, जिसमें कई टर्मिनोलॉजी बड़ी डिफ़िकल्ट है, जो लैटिन लैंग्वेज के अंदर अपने को पढ़नी पड़ती है बेसिकली, उन चीज़ों को अपनी स्टाइल के अंदर मैंने सिंप्लीफाई करा, जो बच्चों को धीरे धीरे पसंद भी आने लगा। और मेरा हमेशा ये मानना है कि शिक्षक की परिभाषा वो है कि जो किताब में लिखी हुई चीज़ है उसको अपने मुख से वो पढ़ा के बच्चे के दिमाग में उतार दे और बच्चे के दिमाग में वो चीज़ ऐसी उतर जाए कि बच्चे को कभी दोबारा किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े। वो है असली शिक्षक। वरना मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो किताब में भी लिखा हुआ है, आप किताब को खरीद के किताब से भी पढ़ सकते हैं, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शिक्षक का काम होता है कि उस चीज़ को बेसिकली जो किताब में लिखी हुई चीज़ है उसको बच्चे के दिमाग में उतार देना और बच्चा उस चीज़ को कभी भी ज़िंदगी में ना भूले, उसको अच्छे से वो दिमाग के अंदर बैठ जाए। यही असली शिक्षक की परिभाषा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है, बहुत खूब सर। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो सर अभी आपकी जो लाइफ है उसको देखते हुए एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए एफएमजी फैकल्टी, वेल नोन एफएमजी फैकल्टी, तो इन सारी चीज़ों के बीच आप क्रिकेट के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा। देखिए, मेरा एक सर्जन और पढ़ाना, ये दोनों मेरा प्रोफेशन है, लेकिन क्रिकेट मेरा पैशन है। और लाइफ के अंदर अगर आपको एक बैलेंस बनाना है तो प्रोफेशन और पैशन को आपको दोनों को लेके चलना ज़रूरी होता है। प्रोफेशन आपको जीवन जीने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरी करवाता है और पैशन आपको इस जीवन को ज़्यादा जीने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं चीज़ों के कारण मैं जब आज भी अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से मेरे को जब भी मौका मिलता है तो वही वाली बात है कि जब बचपन के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए पिताजी की मार से भी मैं नहीं कतराया,
तो डेफिनेटली आज अपने प्रोफेशन से कैसे मैं कतरा सकता हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी ज़िंदा रखता हूँ। और जितने भी मेरे एफएमजी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में प्रोफेशन अपनी जगह है और पैशन अपनी जगह है। अपने प्रोफेशन के साथ में अपने पैशन को कभी नहीं भूलना है। अपने पैशन के साथ अपनी ज़िंदगी को जीनी है। वो पैशन चाहे आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगता है, जो बचपन से आपको करने में बड़ा मज़ा आता है, आप उसको कभी ना छोड़ें। आपको ज़िंदगी के अंदर पे जहाँ पे आपकी उम्र 70 साल होगी, आप उस ज़िंदगी को 80 साल तक जिएंगे। तो पैशन ज़िंदगी को लंबा जीने के लिए प्रेरित करता है। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अगली बात सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बहुत से मेरे एफएमजी साथियों का कंसर्न भी है कि जब रिज़ल्ट आता है तो तरह तरह के सवाल उनके मन में आते हैं। एज ए एफएमजी फैकल्टी मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो एफएमजी का रिज़ल्ट है वो लगभग 20% से 25% के आसपास में रहता है। तो इस कम रिज़ल्ट को लेके आपके जो विचार हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डॉक्टर रोहित आपका, कि जैसा कि जो एफएमजी का रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट अभी आता है, जब भी रिसेंटली जो अभी रिज़ल्ट आया है, जो 20% के आसपास जो रिज़ल्ट गया है, तो आप उसमें एक एनालिसिस अगर खुद का करके देखेंगे, जैसा कि मैंने अपने आप से एक एनालिसिस करा था, तो आप उसमें पाएंगे कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है, जो बेसिकली उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया, टोटल पास 80% नहीं कर पाए, 20% ने पास करा। उस 80% में से 20% स्टूडेंट वो था जिसने बिना किसी प्रिपरेशन के इस एग्ज़ाम को दिया था। सिर्फ एक ट्राई के लिए उसने एग्ज़ाम को दिया था, जिसके कारण वो फेल कर गया। 80% में से 20% बिना प्रिपरेशन वाला बच्चा था। 10% वो बच्चा था जो बहुत ही पुराने बैकलॉग से या पुराने कई सालों के अटैम्प्ट वो देता आ रहा है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस वो देते जा रहा है, जिससे कि उसको लगता है कि क्या पता मैं कौन सा अटैम्प्ट में निकल जाऊं। रिमेनिंग 50% आउट ऑफ दिस 80% जो बच्चा है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये वो बच्चा है जो बेसिकली प्रिपेयर भी करा था, मेहनत भी करा था, लेकिन फेल कर गया। उसका रीज़न क्या है कि बेसिकली आप जब इसके मार्क्स, आप जो पीडीएफ जो रिसेंटली आई थी, अगर आप उसको उठा के भी देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 125 टू 149 जो रेशो है, जो फेलियर रेशो है 125 टू 149 मार्क्स के बीच का, वो करीब 50% है। यानी कि वो 50% बच्चा जो बेसिकली इस एग्जाम में फेल करा है, वो फेल कर रहा है बिटवीन 125 टू 149। और इसको ये जो खाई है 125 टू 149, इसको पार करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। उस कठिनाई के कई मल्टीपल रीजंस हैं, जो मेरा विवेक कहता है, जो मेरी सोच कहती है। सबसे पहला उसके अंदर जो कंसर्न है वो ये है कि जो प्रिपरेशन है, जो एफएमजी वाला बच्चा इस चीज़ को प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी प्रिपेयर करता है, उसकी अप्रोच एक्चुअली सही नहीं है। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको कही थी कि नेट बोर्ड चाहता है कि आपको 50% नॉलेज हो, बच्चा चाहता है कि मेरे 50% मार्क्स आए। तो सबसे पहली चीज़ आपकी अप्रोच। आज जो बच्चा अप्रोच बनाता है, टोटल 19 सब्जेक्ट्स को वो सबसे पहले लिखता है, और उस 19 सब्जेक्ट में से उसका थॉट है कि 50% मेरे को मार्क्स लाने हैं, तो कौन से 19 में से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैक्सिमम वेटेज की क्वेश्चन या मैक्सिमम वेटेज को बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे जाते हैं, या जिनका मैक्सिमम वेटेज है एग्जाम के अंदर। जब बच्चा इस पूरे 19 सब्जेक्ट को लिखता है तो वो इसके अंदर से हर चीज़ को मिनिमाइज करना चाहता है, वो छोटा करना चाहता है, क्योंकि आपको कोई भी काम करना है, आप उसके अंदर हमेशा ये सोचेंगे कि यार इस काम को कैसे मैं कम एफर्ट में और जल्दी में इस काम को कंप्लीट कर लूँ। तो जब 19 सब्जेक्ट को लिखता है और उसको पता है कि मेरे को 19 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो वो उसको ये भी पता है कि इस 5 महीने की जर्नी में मैं इस 19 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाऊँगा। जब उसको ये चीज़ें पता होती है तो वो इन सब्जेक्ट को शॉर्ट करने की कोशिश करता है, और उसका शॉर्ट करने का मेथड होता है कि वो क्वेश्चन को साइडलाइन, वो सब्जेक्ट को साइडलाइन करिए जिनके अंदर हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो आते हैं आपके सबसे पहले 4 सब्जेक्ट, सर्जरी, मेडिसिन, पीएसएम और ओबीजी। 30 क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो हर कोई एफएमजी एस्पिरेंट्स को लगता है कि 4 सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन अपने कवर अप हो गए। अब बच्चे को चाहिए सिर्फ 150 के लिए 30 क्वेश्चन, तो बच्चा वापस इसी लाइन में से 2 सब्जेक्ट पिक करता है, दैट इज ईएनटी एंड ऑप्था, 15 एंड 15 नंबर्स। उसमें से निकाल के
ये 6 सब्जेक्ट के साथ में बच्चा सोचता है कि मेरा 150 का काम हो गया, तो व्हाई आई हैव टू स्टडी दिस रिमेनिंग सब्जेक्ट। तो वो 19 सब्जेक्ट में से इन 6 सब्जेक्ट को अलग करता है और बाकी सब्जेक्ट को वो अलग करके उनको स्किप कर देता है और वो सिर्फ और सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करता है। आप ये यकीन मानिए कि जो भी बच्चा अगर सिर्फ 150 क्वेश्चंस की तैयारी करके जा रहा है, तो नोबडी इन दिस वर्ल्ड कि जो जितने की तैयारी करके जाए वो उतने के उतने मार्क्स एग्जाम के अंदर लेके आ जाए। वो बच्चा कभी भी 150 के अंदर से 150 नंबर्स नहीं लेके आ सकता। वो जब इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ के जाएगा तो ये 6 सब्जेक्ट एक बिल्कुल इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है। दीज सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली द रिलेटेड सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट आपस में रिलेट होते हैं और उसके बाद में इनकी कहानी आगे चलती है। तो जो बच्चा है बेसिकली उसको सर्जरी मेडिसिन से पहले की कहानी नहीं पता और इस बच्चे को इसके आगे की कहानी नहीं पता, और बच्चा इसी सब्जेक्ट को जब पढ़ता है तो पहले की कहानी जब आती है तो उसको रटता है, आगे की कहानी जो उसको आती है उसको रटता है, और जो सब्जेक्ट की कहानी उसको वो समझता है। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जब उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, तो कभी भी ना तो वो 6 सब्जेक्ट बच्चा ढंग से कर पाता है, और बचे हुए जो सब्जेक्ट थे उनको तो उसने पहले ही साइडलाइन कर दिया। तो जो उसकी अप्रोच थी वो अप्रोच उसकी रॉन्ग हो जाती है, और उसी के चक्कर में आप देखिए कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो 125 टू 149 के बीच में फेल कर जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि जो मेरे एफएमजी साथी लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में सेल्फ डाउट की जो बात है वो आ जाती है। वो इस तैयारी को अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो उन एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं या जो भी पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए आज भी पास करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों को सबसे पहले अपनी अप्रोच को सही करना पड़ेगा। आपने अगर इस अप्रोच को सबसे पहले सही कर दिया तो इस सक्सेस को, जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं, उसकी जर्नी के अंदर एक पहला कदम होगा और आप उस सक्सेस के और नज़दीक आ जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अगर एनाटमी, फिजियो, बायोकेम इनको नहीं पढ़ने की ज़रूरत थी तो कोई भी मेडिकल कॉलेज इन सब्जेक्ट को आपको बेसिक्स फर्स्ट ईयर पार्ट से आपको नहीं पढ़ाता। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको इस बॉडी को, इस मशीन को समझना है तो आपको सबसे पहले इसका नॉर्मल पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर सपोज आपके घर में एक गाड़ी होगी, आपके घर में एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर होगा, कुछ भी होगा, वो एक मशीन है। आपको अगर उस मशीन को ठीक करना है या उस मशीन को चलाना सीखना है तो सबसे पहले आपको उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी कि उसमें गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, गाड़ी में गियर कैसे लगता है, गाड़ी में पेट्रोल का क्या काम है, गाड़ी के अंदर पे बेसिकली ऑयल क्यों डालते हैं, विंडशील्ड का क्या काम होता है, रेडिएटर का क्या काम होता है, बैटरी क्यों लगाते हैं। आपको सारी नॉर्मल पार्ट सबसे पहले समझने पड़ेंगे। अगर आपने नॉर्मल पार्ट समझ लिए तो जो भी कुछ एबनॉर्मलिटी कभी भी होगी तो आपको पता रहेगा कि यार ये तो नॉर्मल था और ये अब कुछ एबनॉर्मल हो गया है। आपको जब एबनॉर्मल पता है तभी आप उसको ठीक करके वापस नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गाड़ी में नॉर्मल साउंड भी आता है और जब गाड़ी के अंदर कुछ खराबी होती है तो एबनॉर्मल साउंड भी आता है। जब तक आपको गाड़ी का नॉर्मल साउंड नहीं पता तो आप कभी भी एबनॉर्मल साउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो मशीन है, इस मशीन को भी अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो इस मशीन को सबसे पहले आपको नॉर्मल जानना पड़ेगा कि बेसिकली नॉर्मली काम करती कैसे है। जैसे कि हार्ट नॉर्मली पंप ब्लड को करता कैसे है, किडनी कैसी दिखती है, कैसे फिल्टर करती है, कैसे स्टोमक आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, क्या लीवर का नॉर्मल फंक्शन है, क्या मसल्स का काम है, क्या बोन्स का काम है, क्या ब्रेन का काम है। आपको सबसे पहले नॉर्मल समझना पड़ेगा। जब आपने नॉर्मल पढ़ लिया, जिसको अपन ने कह दिया फिजियोलॉजी, उसके बाद आपको जब भी कुछ एबनॉर्मल इनमें होएगा, जैसे कि हार्ट में कुछ भी एबनॉर्मल हुआ, तो वो चीज़ आपको जब पढ़नी है तो उसको कहते हैं अपन पैथोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जानी नॉर्मल पार्ट, जिसको कहा फिजियोलॉजी, फिर जाना आपने एबनॉर्मल पार्ट, जिसको कह दिया पैथोलॉजी। आपको जब उसको ठीक करना है तो आपके ठीक करने के लिए आपको वहाँ पे 2 आपके पास में ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप उसको दवाई से ठीक कर दें तो आपको पढ़नी पड़ेगी फार्माकोलॉजी, और या फिर आपको उसके पास ठीक करने का दूसरा ऑप्शन है सर्जरी, तो आपको पढ़नी पड़ेगी पर्टिकुलर सर्जरी। आप जब वो मरीज आपके सामने ओपीडी में आएगा
तो वो क्या आपको कंप्लेंट बताएगा? जैसे कि आप गाड़ी को सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तो आप क्या कंप्लेंट बताएंगे मैकेनिक को, ऐसे ही वो पेशेंट भी आके आपको इस मशीन की एबनॉर्मलिटी बताएगा। और वो एबनॉर्मलिटी क्या क्या बताएगा, साइन एंड सिम्टम क्या क्या बताएगा, उसको अपन कहते हैं मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक इंटीग्रेशन में चलती है। जब तक बच्चा इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझेगा, जब तक इस कोलैबोरेशन को नहीं समझेगा, उसकी अप्रोच कभी नहीं बदल सकती। और जब तक अप्रोच नहीं बदलेगी, जब तक वो बच्चा प्रॉपरली नॉलेज गेन नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमारे उन दोस्तों के लिए जो इस एग्ज़ाम को रिपीट कर रहे हैं। अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक धड़ा है जो एफएमजीज़ को एक अलग नज़र से देखता है, एज ए फैकल्टी, एज ए एफएमजी, शायद आपने भी वो चीज़ें उस टाइम पीरियड के दौरान जब आपने अपनी इंटर्नशिप यहाँ से की, उस टाइम पीरियड के दौरान शायद आपने भी फेस की होंगी। लेकिन आजकल जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि एफएमजी को एक अलग नज़र से देखते हैं, तो उस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उसका कारण है बेसिकली जो भी लोग आज एफएमजी के बारे में जो भी अपने विचार रखते हैं, वो विचार वो सिर्फ आउटकम बेसिस पे रखते हैं कि ये जो बंदा जब बाहर से पढ़ के आया, इसने इंडिया में आके एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, कितने अटेम्प्ट में पास हुआ, उनको उसके सिर्फ आउटकम से मतलब है कि उसको कितना आता है। और सिर्फ उस आउटकम बेसिस के ऊपर वो उस एफएमजी स्टूडेंट को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, ना कि वो कभी भी उसके सफ़र को देखते हुए कि कितनी कठिनाइयों का उसने सामना करा, कितने उतार चढ़ाव उसकी इस पूरी जर्नी के अंदर आए। उन चीज़ों को वो कभी नहीं देखता है। और अगर वो उन चीज़ों को कभी नहीं देखता है और सिर्फ आउटकम के ऊपर बिलीव रखता है, तो आउटकम के बेस के ऊपर आज आप देख रहे हैं कि अपना रिजल्ट 20% रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सिर्फ रिजल्ट के बेस पे अगर कोई भी किसी का आकलन करेगा और अगर उसको रिजल्ट सिर्फ 20% ही दिखेगा, तो डेफिनेटली वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव ही बोलेगा। लेकिन जिसने उस नेगेटिव रिजल्ट को ना देखते हुए उस सबसे पहले सफ़र को जाना, तो अगर वो चुनौतियां कल को उस बंदे को कभी उस जीवन के अंदर पे उसी चुनौतियों से गुजरना पड़े, तब उस बंदे को उस चीज़ का आभास होएगा कि वाकई में वो चीज़ें कितनी मुश्किल थी। उसके लिए इस सफ़र को पार करना इतना आसान नहीं था, इतना इजी नहीं था। जिस तरीके से आज जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो एफएमजी एस्पिरेंट्स हैं, वो जिस सफ़र के अंदर से गुजर के आते हैं, वो आसान राह नहीं है। मैं सबसे पहले उन सब एफएमजी एस्पिरेंट्स के लिए अपने दिल से एक बारी धन्यवाद कहना चाहूँगा और उन सबको हिम्मत देना चाहूँगा, क्योंकि आप बाहर जाके सिर्फ पढ़ के नहीं आ रहे हैं, आप ज़िंदगी को जीने की कला सीख के आ रहे हैं। वो कला जो आप अपने जीवन के अंदर पे हर जगह पे हर पग के ऊपर आप उस चीज़ को हमेशा याद करेंगे, और यही कला आपको ज़िंदगी के अंदर 5 कदम आपकी ज़िंदगी के अंदर दौड़ में आगे रखेगी। आप माने या ना माने, लेकिन आपने जो ज़िंदगी के अंदर इस 5 साल, इस 6 साल के अनुभव में बेटा सीखा है, वो आप हिंदुस्तान के अंदर अगर पढ़ाई करते तो वो कभी ना सीख पाते। आज इस पूरे एफएमजी को, इस पूरे एफएमजी सेक्टर के बच्चे को आप इस दुनिया के किसी भी कोने में पटक दीजिए, वो बच्चा किसी भी कोने में कितने भी दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है, जो आज किसी भी दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर या जो इंडिया के अंदर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके अंदर वो काबिलियत कभी भी नहीं है। वो एफएमजी जो वहाँ पे सर्दी, गर्मी, ठंड सब चीज़ों को देखता हुआ आ रहा है। सुबह जब वो क्लास जाता था तो दोपहर में आने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे कोई माँ नहीं है, वहाँ पे कोई बहन नहीं है जो आपके लिए खाना बना के तैयार रखेगी। आपको कई बारी भूखे ही सो जाना पड़ता था, क्योंकि कई बारी कुछ मिलता था, कई बारी कुछ नहीं मिलता था। तो ये जो एफएमजी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बना है, ये एक वो इंसान बना है, वो कठोर इंसान बना है और वो शख्सियत बन रही है जो आने वाले टाइम के अंदर पे बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। और आज के टाइम पे जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे साथ के और मेरे जो सीनियर थे एफएमजी वाले बच्चे और जो एफएमजी स्टूडेंट्स थे, वो कई ऊंचाइयों के ऊपर आज पहुँचे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर, बड़े बड़े पदों के ऊपर आज वो आसीन हैं। और मैं सभी एफएमजी से कहना चाहूँगा कि बेटा आज जो आप हो, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है, ज़िंदगी के अंदर मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है और लड़ने के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को लेके जो कंसर्न बॉडीज़ हैं, दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, बहुत सी
बातें बोली जा रही हैं कि नीट पीजी का एग्ज़ाम से ज़्यादा हार्ड एफएमजी का एग्ज़ाम होता है, तो उस बारे में क्या है कि वो चीज़ बच्चे के दिमाग में एक अलग तरीके से उसकी साइकोलॉजी सेट करता है एग्ज़ाम को लेके, फिर वो उस तैयारी को उसी नज़र से देखता है। तो इन सारे मिथ और रियलिटीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चा अपनी तैयारी आराम से और अच्छे मन से कर सके? देखिए, जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है या जो भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन चीज़ों को ना ज़्यादा डिस्कस करते हुए, क्योंकि जो भी कंसर्न बॉडीज़ हैं, जो भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं, वो भी अपने बहुत सारे एक्सपर्टीज़ के साथ में इस एग्ज़ाम के लिए पेपर तैयार करवाती हैं। वो भी ये चीज़ जानते हैं कि हमारे को बेसिकली इन बच्चों से क्या चाहिए और इन डॉक्टर से हमारे को बेसिकली क्या करवाना है। आज जो भी अगर कुछ हो रहा है, अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता भी है, तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में वो उस एफएमजी को और मजबूत ही बना रहा है। क्योंकि अगर आज इस एफएमजी लेवल के अंदर ही अगर इतना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है, तो वो जो एफएमजी स्टूडेंट है वो अपने आप को ऑलरेडी इस लेवल पे प्रिपेयर कर चुका है कि जब वो इस फर्स्ट बैरियर को क्रॉस करेगा, इस एग्ज़ाम को पास करेगा और जब वो नीट पीजी और नीट एसएस के लिए जब आगे जाएगा, तो उसको वहाँ इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, उसके लिए राह बड़ी आसान होने वाली है। तो अपने को आज लगता है कि हमारे लिए शायद कुछ कठिन है, लेकिन कल क्या हो ये किसी ने नहीं देखा है। तो कल कुछ अच्छा ही होने वाला है और ऊपर वाला अपन से यही चाहता है कि आज अपने को और कठोर बनना है और अधिक मेहनत करनी है और इस एग्ज़ाम को पास करना ही करना है। तो मैं सारे एफएमजी बच्चों से कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम से डरे नहीं, एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस नहीं लें, अपने दिमाग का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए करें कि आपको इस एग्ज़ाम को सिर्फ पास नहीं करना है, आपको इस एग्ज़ाम को पास करके कई लोगों को ये बताना है कि यस, अगर हमारा यहाँ के मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर दाखिला नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे को डॉक्टर बनने से रोक दे। हमारा वो जज्बा है, हम डॉक्टर बनेंगे यानी कि बन के रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए। तो इसी के साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट सेशन को विराम देना चाहूँगा। मैं मेरे व्यूवर्स से यही बात बोलूँगा कि सर की जो कहानी है, उनकी कहानी का जो असली सौंदर्य है वो ये है कि इन्होंने अपनी कठिनाइयों को छुपाने की बजाय, उनकी दीवार खड़ी करने की बजाय इन्होंने उन कठिनाइयों को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया है। उसी सफलता की सीढ़ी के साथ में आज सर सैकड़ों हज़ारों एफएमजी स्टूडेंट्स की प्रेरणा है और सर इसी नाम से, इसी चीज़ से बच्चों में एक जोश, एक हौसला कायम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि सर आप आगे भी एफएमजी फ्रेटर्निटी में मेरे एफएमजी भाइयों के लिए, एफएमजी साथियों के लिए आप ऐसे ही एक प्रेरणा के स्रोत बने रहें। वो जज्बा आपके होते हैं, हम एफएमजीज में वो जज्बा कायम रहे, वो सीखने की ललक, वो पढ़ने की ललक आपके रहते हुए हमारे अंदर कायम रहे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा। सर की कहानी को देखते हुए चंद लाइनें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। धन्यवाद। मैं मेरे सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे साथी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और जो मेरा परिवार पहले से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करें। मेरी आपसे यही उम्मीद है। अंत में फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। मैं आपके समय की बहुत ही सराहना करता हूँ। थैंक यू।